आप सभी का डीएलएड सेकेंड ईयर की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है डीएलएड सेकेंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम के अंतर्गत इकाई 5 शिक्षण और अधिगम की विधियों के संबंध में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। या हम यह कहेंगे कि शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है, और शिक्षण की विधियाँ क्या है या तकनीकियाँ क्या है, या किसी भी शिक्षक के वह कौन कौन से कौशल है जिसके कारण वह अध्यापन कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शिक्षण को समझने का प्रयास करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी शिक्षक किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह इन उद्देश्यों के साथ प्रवेश करते हैं कि वे जिस विषय वस्तु को लेकर किसी कक्षा में जा रहे हैं उसकी अवधारणा को वह विद्यार्थियों के बीच में सरलता से संप्रेषित कर सके या सक्षम हो सकें कि वे अपने विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार यदि हम अधिगम प्रक्रिया को देखें तो अधिगम में वे चाहते हैं शिक्षक कि पूर्ण रूप से जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो जो शिक्षण और अधिगम है दोनों एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, और यदि हम किसी कक्ष में इसका अवलोकन करना चाहें तो हम पाएंगे कि इसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं, या फिर हम कहेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आइए सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि वास्तव में शिक्षण और अधिगम की विधियां की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी कक्ष में शिक्षक विभिन्न संसाधनों के द्वारा या साधनों के द्वारा अपने विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनका जो संप्रेषण है वह अत्यंत प्रभावी हो। जितनी सरलता से वे अपने विषय वस्तु को विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाने में सफल रहेंगे, उतने ही तत्परता से विद्यार्थीगण सीखने का कार्य करेंगे। तो संप्रेषण जो स्किल है वह भी टीचिंग स्किल के तहत आता है, या हम कहेंगे कि शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो किसी भी जो शिक्षक हैं उनमें इस प्रकार का संप्रेषण कौशल का गुण होना चाहिए। दूसरा हम ये देखें कि कक्षा संचालन जितने बेहतर तरीके से कोई शिक्षक हैं वो अपने कक्ष का संचालन करते हैं, या फिर हम यह कहें कि जो शैक्षिक वातावरण है उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करने में सफल रहते हैं, उतने ही तत्परता से जो विद्यार्थीगण शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या हम यह कहें कि वो अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर देखें हम, सीखने में रुचि। तो शिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जो विद्यार्थीगण हैं वो अधिगम के प्रति अपने रुचि को दर्शा सके। उसी प्रकार अनुभव पर जोर देना। आप सभी जानते हैं कि जब कक्ष में कोई शिक्षक जाते हैं तो वे विद्यार्थियों के अनुभवों को महत्व देते हैं। जब तक हम विद्यार्थियों के अनुभवों को महत्व नहीं देंगे तब तक वे अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से नहीं जोड़ पाएंगे, और इस प्रकार वे सीखने में असफल रहेंगे। तो यह बहुत आवश्यक है कि उनके अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु को जोड़ा जाए और उसके पश्चात उनको अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सहयोग से सीखना। बच्चे एक दूसरे के सहयोग से बहुत तत्परता से सीखते हैं। तो कक्ष में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वे एक दूसरे के सहयोग से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। उसी प्रकार सृजनात्मक चिंतन, उनको इस प्रकार के कार्य देना चाहिए बच्चों को ताकि वो सृजनशील जो परिस्थिति है उसमें वो शामिल हो सके, यानी सृजन कर सकें, कोई नया काम कर सकें, कोई नवाचार
कार्य कर सकें। जीवन कौशलों का विकास करना, विभिन्न दैनिक जो जीवन होते हैं उनकी घटनाओं को यदि हम विषय वस्तुओं से जोड़ते हैं जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसे तथ्यों को यदि हम विषय वस्तु की अवधारणा से जोड़ करके स्पष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वह इस प्रकार का शिक्षण बहुत ही सफल होता है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 खाने बने हुए हैं और ऐसा हमने इसलिए बनाया है ताकि हम कक्षा कक्ष की जो 2 विभिन्न परिस्थिति है उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। पहले खाने में का हम यदि अवलोकन करें, हम यह देखें कि यह एक प्रकार की कक्षा है और यह दूसरे प्रकार की कक्षा है। पहले कक्षा का हम अवलोकन करते हैं। आइए देखें कि पहले कक्षा में एक जो शिक्षक है या अध्यापक है, टीचर है, वह किस प्रकार से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि परंपरागत तरीके से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। परंपरागत तरीके से का अर्थ ये है कि एक सामान्य कक्षा में जो देखने को मिलता है कि एक टीचर है और जो कक्ष में एक ब्लैक बोर्ड है, चाक डस्टर है, कुछ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ प्रदर्शन के लिए उनके पास TLM भी है या चित्र है, चार्ट्स है या फिर कैलेंडर है या फिर विषय वस्तु से संबंधित कोई सामग्री है, साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो परंपरागत तरीके से वे क्या कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चे एक कक्षा में पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं और जो टीचर हैं वो बीच बीच में निर्देश भी जारी करते हैं। बच्चे अनुशासित ढंग से बिल्कुल बैठे हुए हैं, वे सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं वो व्याख्यान विधि से अपने विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो विषय वस्तु को लगातार प्रेषित करते चले जा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। अध्यापक अत्यधिक सक्रिय है। अध्यापक इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि वो लगातार अपने तथ्यों को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय है। निष्क्रिय हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी केवल सुनने का कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार के एक्टिविटीज में शामिल नहीं है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो अध्यापक है वह कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। उनको यह शंका रहती है कि हो सकता है कि कोई बच्चे ना सुन रहे हों, तो वे बीच बीच में प्रश्न पूछ करके यह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। समझ की परख नहीं है। जो शिक्षक हैं उनको यह मतलब नहीं है कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उनको अपने विषय वस्तु के संप्रेषण से मतलब है। और अंत में, कक्षा के अंत में, इस प्रकार की कक्षा के अंत में जो शिक्षक महोदय हैं कुछ लिखित कार्य देते हैं या फिर हम ये कहें कि गृह कार्य देते हैं। इस प्रकार कक्षा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम थोड़ा सा देखें और उसके बाद हम दूसरी परिस्थिति में जाते हैं। दूसरी कक्षा में क्या है, जो शिक्षक महोदय हैं बहुत आधुनिक ढंग से टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। अपने विषय वस्तु की अवधारणा के लिए वे बहुत सारे साधन रखे हुए हैं और बच्चे समूहवार बैठे हुए हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिए हैं। प्रत्येक समूह में एक एक लीडर बनाया गया है, कुछ लिखित सामग्री दी गई है, या हम ये कह सकते हैं कुछ उनको कार्य दिया गया है, सामूहिक कार्य दिया गया है जिसको बच्चे बड़ी तत्परता से कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ गतिविधियां भी हैं जो उनको दी जा रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट से संबंधित हो सकता है या फिर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें समस्याएं होंगी और उसका समाधान करने में सभी जो बच्चे हैं वो तल्लीन हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। चर्चा परिचर्चा भी हो रही है। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चों के बीच में विषय वस्तु के लेकर के एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा भी हो रही, बातचीत भी कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, वे देख रहे हैं कि वास्तव में प्रश्न क्या है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं या समस्या किस प्रकार की है। TLM और ICT का भी वे प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक कक्षा का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं
कक्षा कक्ष में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। समस्या समाधान मैंने बताया कि बच्चे कुछ समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। इसके पश्चात वे जब एक्टिविटी कर ले रहते हैं, उसके बाद हम ये कहें कि जब गतिविधि समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक बच्चे या उनके लीडर के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि वे किस प्रकार अपनी समस्या या विषय को समझ सके। उसके पश्चात अंत में जो शिक्षक महोदय हैं वो संकलन का कार्य करते हैं, प्रत्येक समूहों से वे संकलित करते हैं तथ्यों को, और उसके पश्चात जो मुख्य विषय वस्तु की अवधारणा से संबंधित सामान्यीकरण करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में मुख्य सब्जेक्ट क्या था, उसकी अवधारणा क्या है, और कुछ सुझाव भी देते हैं। तो यहाँ पर हम यह देखें कि शिक्षक और विद्यार्थियों की किस प्रकार की भूमिका रही है इन दोनों कक्षाओं में, या हम इन दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार की शिक्षक की भूमिका रही और विद्यार्थियों की भूमिका रही। सबसे पहले हम देखें शिक्षक, तो प्रथम जो परिस्थिति है उसमें जो शिक्षक अत्यधिक सक्रिय है, निर्देश जारी कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो यह जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि बच्चे समझे या नहीं समझे, और अंत में गृह कार्य और लिखित कार्य कुछ दिया जाता है। तो इस प्रकार यह परिस्थिति है, लेकिन जो बच्चे होते हैं या विद्यार्थी गण होते हैं वे निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। दूसरी परिस्थिति का अध्ययन करें तो यह बहुत ही आधुनिक प्रकार की कक्षा है, सभी संसाधन से युक्त है, साधनों से युक्त है, टीचिंग एड्स से युक्त है, और सबका प्रयोग शिक्षक बहुत तत्परता से कर रहे हैं, और समूह कार्य दिया जा रहा है उन्हें। गतिविधि आधारित कक्षा है, इसमें ICT TLM का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल की भी परीक्षा होती है, और फिर उन्हें बताया भी जाता है, कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। इस प्रकार दो परिस्थितियों का हमने अध्ययन किया। आइए हम देखें कि जो पहली वाली परिस्थिति है वह स्पष्ट है कि वह अध्यापक केंद्रित कक्ष है, जिसमें अध्यापक के अनुसार अध्यापन या शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम की प्रक्रिया संपादित हो रही है। दूसरी परिस्थिति को यदि हम देखें तो वह विद्यार्थी केंद्रित है, यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी अपने इच्छा के अनुरूप, अपने चर्चाओं के अनुरूप, अपनी परिस्थिति के अनुरूप विषय वस्तु की अवधारणा को समझ रहे हैं और स्वयं प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं। तो यह आधुनिक प्रकार की कक्षा है। इसमें जो विद्यार्थी है वो अत्यंत सक्रिय है, लेकिन जो शिक्षक हैं वह सुविधादाता के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब आइए हम ये देखें कि इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहली जो अवस्था है वह है अनुदेशात्मक विधियाँ। यदि हम पहले परिस्थिति का अध्ययन करें तो वह है अनुदेशात्मक विधियाँ, और इसके अंतर्गत आती हैं व्याख्यान विधि, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, बातचीत विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसे हम अनुदेशात्मक विधियाँ कह सकते हैं, या फिर जिसमें निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दूसरे परिस्थिति को यदि हम कुछ नाम देना चाहें तो वह हो सकता है विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ, यानी विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षण व्यवस्था की गई है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें खेल विधि है और प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो कक्ष की परिस्थितियों के अनुसार जो कहना चाहिए अध्यापन कार्य है वह संपन्न होता है, और जो शिक्षक महोदय होते हैं वे विभिन्न प्रकार के अपने टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं, और इसी बीच जो विद्यार्थीगण होते हैं वो अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार सीखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो विद्यार्थी केंद्रित विधि है वो बहुत ही आजकल के ज़माने में प्रचलित है, और इस प्रकार के शिक्षण से जो बच्चे हैं वो अधिक सरलता से सीखते हैं। हम दोनों कक्षाओं या दोनों परिस्थितियों का
इसलिए अध्ययन किए हैं ताकि हम यह जान सकें कि अनुदेशात्मक विधियाँ कैसी होती हैं और विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ कैसी होती हैं। हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले चरण में, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।